सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और दीगर अपोजिशन जमातें जो PDM के इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत को गिराने, हुकूमत को घर भेजने, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो लाहौर का जलसा करीब तर करीब आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने लाहौर के जलसे से तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि एक बड़ा जलसा किया जाएगा, लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होगी, लेकिन उससे पहले कुछ रैलीज भी निकाली जा रही हैं, कॉर्नर्स मीटिंग्स भी हो रही हैं और उसी सूरत में मुस्लिम नून के रहनुमाओं पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को रोकेंगे नहीं, उन्हें एक्सपोज होने देंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के मामले के हवाले से हुकूमत संजीदा है कि गैदरिंग नहीं करनी दी जाएगी। लेकिन जलसा करने की ठान ली है इस वक्त PDM के रहनुमाओं ने, उनके कारकुनान ने, उनके वर्कर्स ने, और अब लाहौर के जलसे में चंद दिन बाकी रह गए हैं। 13 दिसंबर का दिन होगा जब लाहौर में एक बड़ा जलसा PDM की सूरत में है मीनार पाकिस्तान पर। लेकिन उससे पहले जब भी ये सवाल होता है कि इन जलसों का मकसद क्या है, तो जवाब है कि हुकूमत का खात्मा। हुकूमत के खात्मे का क्या तरीक़ाकार सिर्फ जलसों की सूरत में हो सकता है, या ऐसी तकारीर की सूरत में, इल्ज़ामात की सूरत में, या ललकार की सूरत में हो सकता है, या कोई आइनी तरीक़ाकार मौजूद है? अगर हुकूमत को इसी तरह से ताकत के ज़ोर पर या अवामी रद्द अमल पर घर भेजने का कोई तरीक़ाकार गैर आइनी तरीके से हुआ, तो क्या यहाँ पर वो जमहूरियत जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने कुर्बानियाँ दी, उसका कायम रहना मुमकिन हो पाएगा या नहीं? ये सवाल भी बहरहाल अपनी जगह बहुत अहम है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार ये बात कर रही है कि जलसे करने दिए जाएंगे, जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, साथ ही साथ एक हाथ से दिखाकर दूसरे हाथ से छुपाने वाला मामला है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। तहमीना दौलताना साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया मैम। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा यासिर हुमायूं साहब, एजुकेशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। राय साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं तहमीना दौलताना साहिबा से। लगारी साहब, आपकी इजाज़त हो। तहमीना दौलताना साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, 3 बड़ी जमातें, बाकी भी बड़ी जमातें हैं, उनके रहनुमा आपके साथ मौजूद हैं, सारे लोग। लेकिन हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, हुकूमत के ख़ात्मे की बात हो रही है। तो ये हुकूमत को घर भेजना, हुकूमत का ख़ात्मा करना, ये कैसे मुमकिन होगा? जलसे जुलूसों से ही मुमकिन होगा। और जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन अब आ गया है, उस इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर 11 जमातों का मुत्तफ़िक होना मुमकिनात में है। ना पंखा ना चले। तहमीना दौलताना साहब, आप सुन सकते हैं? जी तहमीना साहब, आप सुन सकती हैं हमें? आप रिपीट कर दें जरा। जी जी, मैं सवाल पर रिपीट कर लेता हूं कि इस वक्त आप हुकूमत को घर भेजने, हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं। ये जलसे जुलूस से क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? और दूसरा, जो इस वक्त इस्तीफ़ों की बात हो रही है, तो क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन पर तमाम अपोजिशन की जमातें मुत्तफ़िक हैं कि ये होगा? और इस्तीफ़े फिर क्या आखिरी ऑप्शन है या पहला ऑप्शन है अब जलसों के बाद? बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हैं, इस वक्त हमारे लिए हर ऑप्शन हमने अपना ओपन रखा है। ये किसी तरह इस वक्त की हुकूमत को घर भेजना लाजम है, क्योंकि आप इस वक्त की हुकूमत को अगर हम घर नहीं भेजते तो गरीब आदमी रोटी तक नहीं खा सकता। इनके सेंस ही नहीं है कि एक गरीब आदमी कैसे जिएगा। इस वक्त एक गरीब आदमी की 16,000 तनख्वाह है, और आप मुझे बता दें कि वो 2 वक्त 3 वक्त की मैं बात ही नहीं कर रही, सुबह अगर वो रोटी खाता है और बाद में आके रात को रोटी खाता है, वो किस तरह जिएगा?
वो किस तरह ट्रांसपोर्ट में जाएगा, वो किस तरह अपनी मोटरसाइकिल के अंदर डीजल डलवाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, वॉट एवर द मोटरसाइकिल रिक्वायरमेंट। अगर वो बस में जाता है तो टिकट कहाँ से ले? ये एक आम आदमी का जीना इन्होंने महाल कर दिया है। चीनी इस वक्त इन्होंने सस्ती की क्योंकि कमाद आ रहा है। मैं जिम्मेदार हूँ जी, कमाद आ रहा है, चीनी सस्ती की है, कमाद खरीदेंगे, जब चीनी बनेगी फिर महंगी। आटा 1 रुपए का भी फर्क नहीं डाला। इस वक्त चीजें महंगी हैं। आप जाके आम आदमी से पूछे ना, आप इन लोगों की बातों से ना जाएं, आम आदमी से जाके पूछे कि क्या तुम्हारी रोटी घर में चल रही है, क्या तुम्हारे घर में कपड़ा आ रहा है, क्या आपके बच्चों की दवाइयाँ पूरी हो रही हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी किताबें आप खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग तो हैं फील्ड के बंदे। यकीन माने वो कहते हैं मुझे हमें बताएं किस तरह इस हुकूमत को हम पारे करें। यकीन माने हमारे बिहाड़ी का लोगों को मैं लेके जा रही थी मुल्तान, उन्होंने रात को जो मुस्लिम लीगी थे मैक्सिमम लोगों को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया और लोग आ गए और वो मुल्तान की तरफ चल पड़े। सही, हमारा कारवां रुका नहीं, हम कारवां लेके मुल्तान पहुंचे। वजह कि लोग इतने तंग हैं इस वक्त के सेटअप कि वो चाहते हैं कि एक चेंज हो। और हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स, एवरीबॉडी, मेरा बेटा MP है, ये तो हटाया गया ना जी, आपको पता है जी हाँ। कि जिस तरह सबको हटाया गया, मेरा बेटा MP है, उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल आई विल रिजाइन द मिनट माय पार्टी से, सही, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। सो मेरा मतलब है एवरीबॉडी एट ऑल कॉस्ट आर रेडी टू सेंड दिस गवर्नमेंट। तो ये तो फिर बड़ा इस वक्त जो है वो हुकूमत के लिए फिर खतरा है कि अगर तमाम सियासी जमातें भी तैयार हैं इस्तीफों के लिए, तो राजा यासिर हुमायूं साहब ये आखिरी ऑप्शन होता है, तो अपोजिशन तो इस ऑप्शन तक भी पहुंच गई है। फिर आपकी हुकूमत इस वक्त पहले जलसे से खौफजदा है क्या, या फिर अपोजिशन के इस्तीफों से? देखिए, मेरी बड़ी मोहतरम है मैडम तमीना सुल्ताना, मेरी बल्कि बुजुर्ग है मेरी। पहले भी ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के दौर में मुख्तलिफ तरीकों में हिस्सा रही हैं। इनको ये अच्छी तरह पता है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट टॉपल हुई या इनकी हुई तो उसके मुहरकात क्या थे, और तब आइन में भी खैर एक तरीका मौजूद था जिसकी अमेंडमेंट ये खुद ही कर चुके हैं। तो कोई मुझे ऐसा लॉजिकल आइनी तरीका बता दें कि तहरीक चलाने के नतीजे में किसी के पास ये पावर है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज सके। अगर है तो वो उसको एक्सरसाइज कर ले, मेरे ख्याल में तो नहीं है। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो खुद प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें, जो उनकी तबीयत है किसी सूरत में ना करेंगे, ना उनका ऐसा कोई इरादा है। दूसरा तरीका ये है कि कोई गैर आईनी फिर इकदाम हो जाए, या फिर ये नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए। नो कॉन्फिडेंस मूव लाते होते हैं आप असेंबली के अंदर, असेंबली में अगर इनके पास मेजोरिटी है तो 100 में से पहले आज मोशन मूव करें और को फारिग कर दें। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव भी नहीं ये कर सकते, इस्तीफे होता है बेसिकली दबाव क्रिएट करने के लिए। जो मिजाज है इमरान खान साहब का वो किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं है। इस्तीफे दें, वहां पे वो बाय इलेक्शन करा देंगे और ये शायद अपना पॉलिटिकल नुकसान ज्यादा कर लें। तो अगर ये देना चाहते हैं इस्तीफे तो शौक से दें। इनको ये भी पता चल जाएगा कि कौन लोग इनके कहने पे देंगे और कौन नहीं देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठ के इस बात पे डिलिबरेट हम क्या करें। बाकी बात रहेगी खौफजदा होने की, तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि जितने बड़े मर्जी आप जल्द से जुलूस कर लें, तो जब तक ये जो पहले 3 मैंने बातें की इनमें से कुछ नहीं होती तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन राज साहब जो चौथी बात कर रही थी मैडम तमीना दौलताना, उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए इस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। तो आम आदमी का जो रिएक्शन है वो तो हुकूमत के लिए ज्यादा शायद खौफनाक हो निस्बतन अपोजिशन के जलसों के लिए, अपोजिशन के बयानात से। बहुत सारी चीजों पे तो हमने अल्लाह के फजल से काबू भी पा लिया है। जो टेम्परेरी महंगाई आई थी और जो कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो समझते हैं। और अगर उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी तो जमहूरियत में एक तरीका है 5 साल बाद लोगों को मौका मिलता है। ये तो इनके फायदे की बात है। अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हीं को वोट देंगे। दूसरी पॉलिटिकल फोर्स तो यही है ना। तो इसमें इतनी इनको परेशान होने की क्या जरूरत है। परेशान तो हमें होना चाहिए इस चीज पे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि
इस वक्त ये क्या चाहते हैं, द मिडल ऑफ द टर्म, क्या मिडल ऑफ द टर्म महंगाई होने से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है? अगर महंगाई हुई और हमने काबू ना पाया इकोनॉमिक अपनी पॉलिसी से इन टाइम, तो इसका रिएक्शन गवर्नमेंट हमें आवाम से हमें भुगतना पड़ेगा ना। तो जाहिर है हमें इसकी समझ भी है और इसका इदराक भी है और इसको हमने टैकल भी करना है। तो मुझे कोई लॉजिकल बात समझा दे तो मैं फिर इस पे आगे बात करूं। सही, मैं फिर लगारी साहब से बात जान लेते। लगारी साहब, राय साहब कह रहे हैं कोई लॉजिकल बात होते तो समझ भी आ जाए। अब महंगाई का उतार चढ़ाव तो होता है और हुकूमतों में होता है, पहले पिछले 5 साल में भी, उससे पिछले 5 साल में भी, उससे पहले भी ये चीज़ें होती रही, वो हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये तमाम सियासी जमातों का अवामी मामलात के हवाले से इकट्ठा होना है या अपने मुकदमात के हवाले से फिर इकट्ठा होना है? बात यह है कि ये काबू पा लेंगे सूरत हाल पर, तो इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है। आइनी तरीक़ाकार बज़ाहिर बिल्कुल यही है कि आपका कौन सा आइनी तरीक़ाकार होगा। 2-3 जो रास्ते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस पर जाएं और वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो आप कामयाब हो गए। और उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें। तो यासिर साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इसलिए कि वो अपना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं होंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शंस नहीं होते हैं वो भी निकल आते हैं। ऐसा हुआ था, ये यासिर साहब को शायद याद हो और शायद उनके इब्तदाई जवानी का दौर हो, जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डिक्टेशन नहीं लूँगा और मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो फिर एक वक्त आ गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया था, उनकी हुकूमत को, मगर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था और उन्होंने बाकी चीज़ें भी की थी। तो एक वक्त आता है कि जिस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने किया था उस तरह की सूरत हाल भी पैदा होती है। हालांकि 58(2)B लग चुका था और उस वार से वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था और उसके बावजूद वो बहाल हो गए थे। बहाल होने के 2 हफ्ते तक भी नहीं चल पाए थे और हमारी बहन तहमीना दौलताना उस वक्त मेंबर थी कौमी असम्बली की, और वो कौमी असम्बली तहलील हो गई थी और नए इलेक्शन कराने पड़ गए थे। ये हमारे सामने की बात है और ये कल की बात लगती है जब 93 में ये वाक़यात हुए थे, किस तरह से चीज़ें बनती चली गई थी। और फिर ये भी हुआ था कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि सदर ने भी इस्तीफ़ा दिया था, ऐसा भी हुआ था। तो अगर ये ख्याल है यासिर साहब का कि पब्लिक प्रेशर मायने नहीं रखता है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्रेशर मायने रखता है। असल बात यह है कि जो चीज़ डिटरेंट होती है सियासतदानों के लिए या सियासी हुकूमत के लिए, जमहूरी हुकूमत के लिए, वो इनके पास नहीं है। मासेस इनके साथ नहीं हैं। हजार आप करते रहे सर्वे, नहीं मैं उस सर्वे को नहीं, मैं सर्वे को नहीं मानता। इलेक्शन सर, इलेक्शन की बात कर रहा हूं। नहीं, इलेक्शन भी, इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है ना यार, ये क्या बात हुई? अपोजिशन के 11 पार्टियों के सीरियस क्वेश्चन है। पिछले इलेक्शन पे भी क्वेश्चन था। नहीं, इस इलेक्शन के बारे में देखें आप वो करें। मेरे क्वेश्चन तो वो बाद में जितने 70 के बाद इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। 85 के इलेक्शन पर हैं, 88 के इलेक्शन पर हैं, 90 के इलेक्शन पर हैं, 93 के इलेक्शन पर हैं, 96 के इलेक्शन पर हैं, और उसके बाद जो है वो बाद में जो इलेक्शन है 2002 के और 2008 के और 2013 के सारे इलेक्शन के ऊपर, और फिर 2018 के इलेक्शन, सबके ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन ये सीरियस क्वेश्चन है। और एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने अंडर अम्ब्रेला अपनी छतरी लगाई थी और छतरी के नीचे किंग्स पार्टी बनी थी और किंग्स पार्टी लाई गई थी, और जिस तरह से फिर किंग्स पार्टी लाई गई उसी तरह से हवा हो गई थी। ये भी एक किंग्स पार्टी लाई गई है और 50s में भी एक किंग्स पार्टी लाई गई थी। लगारी साहब बात करें मुमकिनात में है कि जैसे 93 में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से प्रेशर आया, वो अवामी प्रेशर था या किसी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब कोई भी प्रेशर हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमर्स हैं जी मेरे पास, और तो कुछ है नहीं तो वो। लेकिन मैं तहमीना दौलताना साहब से एक सवाल जरूर करूंगा यहाँ पर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं अब हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, बात होगी उनसे जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं। तो फिर आप उनसे ही बात करना चाह रहे हैं कि जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैडम दौलताना, मैं यासिर हुमायूं साहब नौजवान हैं, हम लोगों ने बड़ा वक्त गुजारा है इस सारे में, कभी जेलें देखी हैं,
कभी डंडे बरसे हैं, हम सब ने बड़ा वक्त गुजारा है। और यकीन माने ये जो कहना कि पब्लिक प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होता, होता है। और बहुत सी ARD की वजह से गवर्नमेंट हिली, उसके बाद PNA की मूवमेंट से गवर्नमेंट हिली। ये जो कहना कि कोई नहीं हिलता, हिलता है, सब हिलते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है जी, और अल्लाह रहता है हर इंसान के अंदर, और हर इंसान की ताकत है। और जब वो ताकत इकट्ठी हो जाती है तो फिर खुदा की कुदरत इकट्ठी हो जाती है। तो मैं, यासिर हुमायूं साहब अभी सियासत में नए नए ऊपर आ रहे हैं, आई हैव द बेस्ट विशेस फॉर हिम, बट वन थिंग आई विल से, हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। हिस्ट्री आपको बताएगी किस तरह, किस किस्म का वक्त गुजरता है। और एक चीज मैं बताऊंगी कि कमाल हुआ कि पहली दफा डॉलर नीचे आ गया, अंडा ऊपर चला गया। डॉलर की कम, हमारे अंडे की कीमत ज्यादा बढ़ गई। कमाल नहीं हो गया? अंडा 18 रुपए और डॉलर जौन सा है वो चला गया 16, ये 116 पर, और ये चला गया 118। सो ऐसे भी होता है। आजकल दर्जन की मैं बात कर रही हूँ जी, 118 रुपए फी दर्जन। तो मेरा मतलब है जहां पर ये हालात हो जाए, सबसे पहली चीज जो हर मुल्क में देखी जाती है कि गरीब आदमी, और ये यकीन माने मियां नवाज शरीफ करते थे, IMF के साथ बैठे थे साहबदार साहब न्यूयॉर्क में, और मियां साहब बैठे थे पाकिस्तान में, कैबिनेट मीटिंग थी, मैं उस वक्त उनके साथ वजीर थी जी। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं बिजली की कीमत बढ़ाएं और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। उन्होंने कहा उनको बता दें, ना मेरे बिजली की कीमत बढ़ानी है, ना मेरे पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, क्योंकि इससे गरीब आदमी का बजट खराब होगा। ना मेरे गैस की कीमत बढ़ानी, मैंने अपने गरीब आदमी का लुक आफ्टर करना है। मेरा गरीब आदमी जब तक रोटी खाएगा तब तक मैं रहना चाहता हूँ। मैं उस हुकूमत में नहीं रहना चाहता जिसके अंदर गरीब आदमी की रोटी रुके। तो और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की मियां नवाज शरीफ ने, उनको पता था उनकी हुकूमत हिल जाएगी, मगर उन्होंने अपने मुल्क के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, अपनी हुकूमत की परवाह नहीं की। तो ये होते हैं सियासतदान जो अपने राजा साहब, फिर आपकी हुकूमत पर तो ये इल्जाम हो रहा है, मैं राजा साहब से सवाल करूं कि आपकी हुकूमत पर इल्जाम हो रहा है जो डिक्टेशन आती है उसके हिसाब से आप जो है वो कीमतें जो है वो तयन करते हैं। जी, बेनजीर साहिबा अपनी जान को खतरे में डाला मगर इस मुल्क की जमहूरियत के लिए चल पड़े। भुट्टो साहब अपनी जान को खतरे में डाला मगर उन्होंने कहा कि जमहूरियत इस मुल्क में रहेगी। हम करते क्या है? कायदे आजम को हमने मारा, वो एम्बुलेंस में जी तेल नहीं है, सही। हमने फातिमा जिन्ना के साथ क्या? अच्छा, मुझे लियाकत अली के साथ मैडम मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लगाना है। ये बड़ा एक लंबा जो है ना पूरी तारीख है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, लेकिन उसके बाद वजूद 90s में इन तहरीकों के पीछे क्या था वो भी बड़ी एक अलमिया है इस तारीख का। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर राज साहब से बात करते हैं कि अब जो डिक्टेशन है वो आपकी हुकूमत को मिलती है तो आप उस हिसाब से काम करते हैं या वाकई आवाम का दर्द है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ हैं, तमीना दौलताना साहिबा और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। राजा साहब, इस वक्त मामला ये है कि डॉलर जो है वो कम हो गया और अंडे की कीमत बढ़ गई है। अब इसको डॉलर को कम करने का सेहरा आपकी हुकूमत को दिया जाए या फिर अंडों का बढ़ने पर जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाए आपकी हुकूमत को? ये डिक्टेशन बार बार होता है कि आप ले लेते हैं आम आदमी के लिए पेट्रोल, बिजली, गैस, इनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं आप, तो ये डिक्टेशन आपकी हुकूमत कहाँ से ले रही है फिर?
देखिए, कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इससे पहले कि आपकी बात का जवाब दूं। जी जो मोहतरमा तमीना दौलताना ने बात की कि क्या कुछ पास्ट में होता रहा, क्या उसको रिपीट करना चाहिए। लेकिन जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। कोई पीटीआई कोई आसमान से नहीं आई। पीटीआई में वही लोग हैं जो पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में थी। मेरे दादा और मुमताज और ताना साहब इकट्ठे दोस्त भी होते थे और पाकिस्तान बनाने वालों में भी शामिल थे। तो उसके बाद से इनके बच्चे मेरे साथ हैं। तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ, हमारी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क को जिधर भी है, अच्छा या बुरा, यहाँ तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे आती है। तो किसी एक दूसरे पे हम बेशक डालते रहे प्रोग्राम्स में, लोगों को पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब बात आ गई कि क्या रोल है, कौन डिक्टेशन देता है। देखिए, डिक्टेशन कोई भी नहीं दे रहा। हमारे और जो ख्यालात हैं, जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की एक डिफाइंड लाइंस हैं, उसके साथ कन्वर्ज करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना उनको हमसे कोई प्रॉब्लम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सारी दुनिया में जितनी भी इस्टेब्लिश स्टेट्स हैं, उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है और इस्टेब्लिशमेंट एक लाइंस ड्रॉ करती है। उसके अंदर रह के पॉलिटिशियंस नहीं खेलना होता है। अमेरिका में भी यही होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड का एक दुनिया का सबसे अव्वल का डेमोक्रेसी उसको कह लें। अब आगे बात आ गई कि ये डिक्टेशन कौन देता है। देखिए, कुछ चीजों को मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। सर्दी आती है, अंडों की कीमतों पे प्रेशर आ गया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, ऊपर चली जाएगी, कुछ दिनों में नीचे आ जाएंगी। ये कोई एक ऐसी चीज, मेरा ख्याल है कि इस पे आर्टिफिशियल कंट्रोल की जरूरत भी नहीं होती। आपकी पॉलिसीज और लोगों डिमांड एंड सप्लाई को डिक्टेट करना चाहिए। जहां तक बात है आपकी डॉलर की प्राइस की, आपकी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो अफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी को, और वो 2-3 सालों में उसके असरात नजर आने शुरू होते हैं। आपकी इकोनॉमी जो नोटडाइज की हुई है, उसकी जो पॉलिसीज नून लीग ने जो फिस्कल स्पेंडिंग की गुज़िश्ता 5 साल में, किसी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ रहे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से, तो आपको बताएगा कि उसके नतीजे में ये होना ही था। नून लीग के अपने वज़रा ये कहते थे कि जो भी गवर्नमेंट आएगी नेक्स्ट, उसको 2-3 साल लग जाएंगे। वो पंजाबी में कहते हैं लक सदा करने। तो इट टुक अस 2-3 years, इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह हमें मुकम्मल उम्मीद है कि 2 सालों में हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाने जाएंगे और दिखाने पाएंगे। लेकिन सर, वो तो आपको 2 महीने भी नहीं देना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत का खात्मा है। तो ऑब्वियसली लोगों के पास चॉइस है, वो दोबारा किसी और को वोट दे देंगे। इसमें मैं टीवी पे आके क्या डिफेंड करूं इस बात। सही। लगारी साहब, अब मैं उस सवाल का भी मैडम से जवाब ले रहा था, लेकिन वो शायद उन्होंने उस सवाल पे ऊपर और नहीं किया। मैं आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं उनसे बातचीत होगी, तो यानी बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं पीडीएम ने या पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, लेकिन वो बात हुकूमत से नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं सियासत पर असरअंदाज होने वालों से, यानी कि खुलम में लफ्ज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट से वो बात करने के लिए तैयार है। क्या बात, एक जानिब तो हुकूमत का खात्मा चाह रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बात हो रही है। बात करूंगा, शायद और सियासतदान ऐसे नहीं करते होंगे, कि किसी भी मुल्क में जो एस्टेब्लिश स्टेट होती है वहां एस्टेब्लिशमेंट होती है और एस्टेब्लिशमेंट का सियासतदान भी हिस्सा होते हैं। तो गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं, करें बात। अगर कोई ऐसी पीटीआई कोई मुल्क दुश्मन काम कर रही है या मुल्क के लिए नुकसान पहुंचा रही है, तो राइट हासिल है पॉलिटिकल पार्टीज को बात करें। मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो किसी सूरत में भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो। बिल्कुल सही। मैं लगारी साहब जी, पहली बात ये है कि यासिर साहब ने किसी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में मुझे और बहुत कम लोग नज़र आए हैं, शायद मेरे कानून ने ये जो अभी सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ हदूद का तयन करती है और जो हुकूमत होती है उस तरफ देखती है। मेरा अपना तसव्वुर भी ये है, ख़याल भी ये है और होना भी ये चाहिए कि सियासी हुकूमत, बल्कि उससे भी आगे पार्लियामेंट जो है वो हदूद का और दायरों का तयन करती है और आइन हदूद का और दायरों का तयन करता है। कोई भी इदारा, महकमा, कोई भी महकमा, कोई भी इदारा, कोई भी वजारत, कोई भी मातहत इदारा जो है वो कौमी हदूद और तयन नहीं करता है। सही। सर, आइडियलिज्म में तो ये बात हो सकती है। नहीं, मैं आइडियलिज्म में हो या आइडियलिज्म में ना हो, अमेरिका में भी ये नहीं है कि जनाब कांग्रेस को और सीआई अपना उसको स्टेट डिपार्टमेंट को, वाइट हाउस को आप पास ओवर करते हुए जो है वो पेंटागन अपने तौर पर फैसले करने लग जाए और कहे कि नहीं जी ये जो हमारा फलां डिपार्टमेंट है इसको तो हम लेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे और फलां को इस तरह चलाएंगे। इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती है। पेंटागन जो है वो सिविलियन मामलात में या कांग्रेस के मामलात में या हुकूमत के मामलात में या एग्जीक्यूटिव के मामलात में वो नहीं जाता है, ना वो फेडरेशन के यूनिटों के मामलात में जाता है। तो इस तरह की चीज़ें
कुछ मुल्कों में होती हैं, होती होंगी। साहब, ये यकीनी तौर पर अगर ऐसे तमाम इदारों को सियासत से दूर होना चाहिए, तो मेरा सवाल फिर वहाँ पर, बिल्कुल आप वहाँ पर ले आए हैं, तो फिर उनसे बात करने की जरूरत क्यों बार बार हो रही? पहले मरियम साहिबा ने बात की, अब अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब उनको नजर आ रहा होगा, ये उनकी बात है ना, ये मेरी बात नहीं है, उनकी रसाई है उन चीजों तक कि भाई कहाँ है। और अब तो तस्दीक हुई है ना यासिर साहब की तरफ से कि हाँ उन्होंने कुछ हदूद, और ठीक है जिन्होंने हदूद कई मुतय्यन की हैं उन्हीं से बात करने की बात कर रहे हैं वो, और किसी से नहीं वो कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उसने कोई, हम नहीं कहते हैं कि पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ कोई काम किया है, या कोई ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर जो है वो हमारे उन इदारों की तरफ रजू किया जाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत से मामलात हैं जिनके बारे में क्वेश्चन मौजूद हैं। हमारे मुल्क की इकनॉमी डिज़ास्टर की तरफ गई है, और अब जो हमें कहा जा रहा है कि टेक ऑफ कर रही है, जी आगे बढ़ रही है, जो उड़ने वाली है बस उड़कर वहाँ पहुँचने वाली है, ये सारी बातें, कोई चीज़ हमें उड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये भी डिज़ास्टर की जो कुछ किया है मोदी ने और आज तक कर बैठा है, पिछले साल से अगस्त से लेकर अब ये दिसंबर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को एक कैद खाने में बदल दिया गया है। और हम सब बात करने के, और वो भी कैजुअली, ख़ास मौके पर 5 फरवरी आ जाए तो हम बात कर लेंगे, और फलां दिन आ जाए तो हम बात कर लेंगे, और जो है हम यौम कश्मीर आ जाए तो हम बात कर लेंगे, यकजहती का आ जाए तो बात कर लेंगे, और हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते नहीं हैं कि कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। ना हमारी हुकूमत ने किसी दुनिया के बड़े फोरम में जाकर, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म की एक तकरीर होती है जनरल असम्बली में, वो हमें सुना दी जाती है, सारा साल सुनाई जाती है। कहते हैं मामला लेके गए हैं, उसके बाद यानी OIC में OIC अपने मसाइल कौन से हल कर सकी है यार? उन OIC ने अपने कौन सा वो किया है? उनका अपना इतनी बड़ी तकसीम हो चुकी है कि एक ग्रुप एक तरफ हो गया, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ बैठा हुआ है। अब आप बीच में लटके हुए हैं, उधर जाएं कि इधर जाएं, हम जाएं सऊदी अरब की तरफ या तुर्की और ईरान की तरफ जाएं और मलेशिया की तरफ जाएं, आपको खुद समझ में नहीं आ रही है। तो एक बहरान तो मौजूद है, अगर आप माने या ना माने, मगर इस तरह का बहरान मौजूद है। फिर जो महंगाई हुई है ये, और महंगाई किस लिए हुई है? इसलिए कि खुद वजीर आजम ने कहा कि ये माफिया की वजह से हो रही है। तो माफिया कहाँ बैठी हुई है? हमें तो समझ में नहीं आता है। जो बढ़ाने वाले हैं, और मुझे बताएं पेट्रोल के बेनिफिशियरी कौन है, मुझे बताएं कि चीनी के बेनिफिशियरी कौन है, मुझे बताएं कि आटे के बेनिफिशियरी कौन है, मुझे बताएं कि जो कुछ महंगाई हो रही है उनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो तो सरकार के साथ बैठे हुए हैं, और उनका बड़ा शेयर, बड़ा चंक जो है वो उनके पास जा रहा है। तो फिर ये कहें कि ना, बिल्कुल ये एक मामला। राय साहब आप कुछ ऐड करना चाहते? फिर मैं मैडम से सवाल करूं। जी राय साहब। मैं सिर्फ कर रहा हूँ जी कि जो बात कर रहे हैं कि चीनी के बढ़ाने वाले कौन है, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद है, इनकी लीडरशिप में भी है, पीटीआई भी होंगे, नून में भी है। तो माफिया कह रहे हैं मैं मैडम आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं सवाल सिर्फ वो चीज ऐड करना जो है लगारी साहब के बाद मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर महंगाई का, मैडम बात हो गई, आपने उसको हाईलाइट कर लिया कि ये मामला है, लेकिन एक और चीज़ है जो जिम्मेदारी हुकूमतों के साथ साथ एक आम आदमी की है, अपोजिशन की शायद उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप खुद हुकूमतों का हिस्सा, जिम्मेदार अपोजिशन की हैसियत से। वो इस वक्त कोविड की सूरत हाल है, बार बार ये बात हो रही है कि अब जिम्मेदार अपोजिशन है, PDM है, आपकी जमातें हैं, जो इस वक्त कोविड की सूरत हाल हो रही है। आज 89 लोगों की डेथ पाकिस्तान में हुई है, और अभी तक सबसे ज़्यादा ये बड़ा फिगर आ गया पिछले 6 माह के अंदर। तो अगर ये सूरत हाल है, आप करें सियासत की भींट चढ़ाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को अपोजिशन की जानिब से कोरोना में झोंक कर। मैं एक बात बताऊं जी, कोरोना तो हम लोग हैं, पहले कोरोना मुल्तान में था, अब कोरोना उठ के लाहौर में आ गया है। जहां जहां हम जाएंगे कोरोना हमारे साथ है। सो फिक्र ना करें, कोरोना को तो हम लेके फिर रहे हैं, जहां से हम चले जाते हैं वहां कोरोना खत्म हो जाता है। सो इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र की बात यह है कि पूरे मुल्क की तबाही हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की तबाही हो रही है। मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद और मियां शहबाज शरीफ के जाने के बाद इस मुल्क में कोई एक काम हुआ है? एक लॉ बना है जो प्रोडक्टिव हो? एक कंस्ट्रक्शन हुई है? हाँ, 2.5 साल में एक अंडरग्राउंड बना है, 2.5 साल में, जो मियां शहबाज शरीफ 6 महीने में खत्म कर देते थे 5-6 अंडरपासेस, वो 2.5 साल में। मैडम वो तो हुकूमत कहती है कि हमको लॉ कर भी रहे हैं, FATF के कवानीन कर रहे हैं, उसमें साथ ही नहीं दे रहे आप।
मैं एक बात करना चाहती हूँ जी। काम मियां नवाज, बिजली मियां नवाज शरीफ, सीपैक मियां नवाज शरीफ लेके आए। मुल्क की पॉलिसीज, डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है मियां नवाज शरीफ के वक्त में। मुल्क तरक्की की राहों में जा रहा है मियां नवाज शरीफ के वक्त में। जीत रही है पार्टी मियां नवाज शरीफ की। 35 लोगों को हराया गया और मियां शरीफ को पीछे किया गया। क्या ये काम है एस्टेब्लिशमेंट का कि इस मुल्क की तरक्की को रोका जाए? क्या ये काम है एस्टेब्लिशमेंट का कि इस मुल्क के अंदर हम जो लोग हैं उनको तरक्की की जगह हम उनको रिटार्डेशन, मुल्क को रिटार्ड कर दें? सही। इस मुल्क की डेवलपमेंट रोक दें? इस मुल्क की तरक्की की जगह इसके अंदर ऐसे लोगों को ले आए जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है? वो तो क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं बिल्कुल सही पाकिस्तान की सियासत को। अच्छा, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर यही लोग जो हैं उनको यहाँ भी हुआ है, वहां पर ये चीजें भी हुई हैं। तहमीना दौलताना साहब, आपको बहुत शुक्रिया। राजा यासिर हुमायूं साहब, आप दोनों आपका बहुत शुक्रिया अदा करते। लगा साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात होगी जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कोरोना की सूरत हाल इस वक्त खतरनाक हो रही है, लेकिन आज का दिन एक बड़ा अहम है क्योंकि आज कोरोना की वैक्सीन का बाकायदा तौर पर बरतानिया में आगाज़ कर दिया गया है। 90 साल खातून को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई गई है, फिर जो मेडिकल रज़ाकार हैं उनको, और इसी तरह से पूरी दुनिया में भी इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहिबा इन्फेक्शन डिजीज़ डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, ये वैक्सीन का इस्तेमाल का आगाज़ हो गया है। ये जब खबरें सामने आई थी तो मुझे लगता था कि बस लोग अब रिलैक्स हो गए हैं, मास्क उतर गए हैं, SOPs का ख्याल ख़त्म हो गया है। तो ये जो वैक्सीन आई है तो इसके हमारे पास आने में कितना वक्त हो सकता है और ये कितनी कारगर हो सकती है कि जनाब एक दफ़ा लगी और उसके बाद फिर ज़िंदगी भर का सुकून है? वैक्सीन तो अभी आई नहीं, लेकिन उसके इम्कानात हैं अगले साल फरवरी मार्च तक के। सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये बीमारी को रोकथाम के लिए है। और इस वक्त दुनिया भर में बहुत सारी वैक्सीन तैयार हो रही हैं, लेकिन उनमें से 3 अब फेज़ 3 में पहुंच गए हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी से शुरू हुई हैं। पाकिस्तान के लिए ये वैक्सीन्स तो लाना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि उसके कंडीशंस ऐसे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, और बहुत ही महंगी पड़ेंगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मेजर ट्रायल हो रहा है चाइनीज़ वैक्सीन कॉल्ड कैनसाइनो, जिसका ट्रायल 5 अस्पतालों में मुल्क भर में के अंदर हो रहा है। और इंडस हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं हूँ तो वहाँ पे भी ये ट्रायल धड़ाधड़ चल रहा है। और लगता है कि ये एंड ऑफ दिसंबर तक के हमारे 18,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा ले चुके होंगे। लेकिन ये और ममालिक में भी ये ट्रायल चलेगा। जब इसका मजमूई रिज़ल्ट आएगा तो फिर ये वैक्सीन अप्रूव होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे पहले अगर ये फेज़ 3 में हमें लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि जर्मन और ब्रिटिश और US के वैक्सीन्स में, तो फिर उसको वो इमरजेंसी यूटिलाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है डॉक्टर साहबा कि ये अभी वक्त लगेगा और पाकिस्तान में भी अब कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।